जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई स्टार्टेड अगेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आज हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी एंड आई हैव राइट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं कॉन्सेप्ट्स के। जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह ताला हम लोग इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आगे जाकर फिर हमने जब अपनी डिफरेंट मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है तो फिर ये कॉन्सेप्ट जब वहाँ पर हमारे बार बार रिपीट होंगे तो इट्स बेटर कि आज हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारी मैनेज कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो आगे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के जब हम कोर्स की तरफ मूव करेंगे तो उसमें यूज की जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वर्ड स्टार्ट करता हूँ, द वर्ड कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? अब हमारी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो जब कॉस्ट के वर्ड के ऊपर उनसे कभी डिबेट करते हैं तो उनसे हमें एक ही आंसर एक्सपेक्टेड होता है कि जी किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं दैट इज कॉस्ट। बेसिकली हम लोगों ने आज तक इस वर्ड को सिर्फ प्रोडक्शन सेंस में पढ़ा है, लेकिन कॉस्ट का जो वर्ड है, अगर मैं इसकी प्रॉपर वर्डिंग इसके एक्सपर्ट्स को यूज करूँ, इसके वर्ड को यूज करूँ, तो कॉस्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, बल्कि कॉस्ट का मतलब कोई भी कंजम्पशन ऑफ द अमाउंट आपने पैसे का खर्च किया एंड यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट अमाउंट, और आपने उस अमाउंट का बेनिफिट लेना है तो वो आपके लिए कॉस्ट है। इफ यू आर गोइंग टू परचेज एन एसेट तो वो भी आपकी कॉस्ट है। लेकिन फिर जब हम उस एसेट को हम यूज करते जाते हैं तो वो एसेट यूज करने के साथ साथ हमारी जो कॉस्ट होती है वो एक्सपायर होती चली जाती है, और एक्सपायर होने के साथ साथ हमारी कॉस्ट कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंस में। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक्सपायरी ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। कि जब हमारी कॉस्ट एक्सपायर होती है तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो बेसिकली फिर कॉस्ट एंड एक्सपेंस आर द सेम थिंग्स, लेकिन सिर्फ हमारे पास टाइम पीरियड का डिफरेंस है। जब तक हमने किसी चीज का बेनिफिट टेक नहीं किया तब तक वो हमारी कॉस्ट है, और जब हम उसका बेनिफिट लेकर उसको एक्सपायर कर देते हैं तो वो चीज हमारी एक्सपेंस में कन्वर्ट होती है। बड़ी आसान एग्जांपल हम अपनी जनरल अकाउंटिंग से उठाते हैं कि हम एक एसेट परचेज करते हैं, दैट इज अवर कॉस्ट, और जैसे जैसे वो एसेट डेप्रिशिएट होता चला जाता है इसका मतलब वो एक्सपायर होता जा रहा है और हम उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। करोगे बात जी? तो इसका मतलब फिर एक्सपायरी ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो कॉस्ट का मीनिंग सिर्फ हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन एसेंस में नहीं लिया जाता, बल्कि पैसे खर्च कर कर आपने कोई भी एसेट एक्वायर किया है या कोई भी आपने बेनिफिट अगर एंजॉय करना है तो उसके लिए अगर आपने कुछ पे किया तो वो आपकी कॉस्ट है, और जब आप उसका बेनिफिट टेकअप कर लेते हैं तो फिर वो आपके लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस। इसका मतलब कॉस्ट हमारा फर्स्ट फेज है और एक्सपेंस हमारा सेकंड फेज है। लेकिन बाजू का ऐसा भी होता है कि हम लोग बेनिफिट एक्सपायर करके उसकी पेमेंट करते हैं, तो फिर इसका मतलब हम कॉस्ट का फेज गुजार देते हैं, डायरेक्टली वो हमारे लिए क्या क्वालिफाई हो जाता है? एज अ एक्सपेंस क्वालिफाई हो जाता है। क्लियर होगी बात जी? लाइक मैं कहता हूँ जी मैंने एम्प्लॉय से पूरा महीना काम करवाने के बाद उसको सैलरी पे की है, तो इसका मतलब फिर ये मेरी कॉस्ट नहीं है, ये डायरेक्टली कौन से फेज में बात चलेगी? एक्सपेंस के फेज में बात चली जाती है। तो इसका मतलब फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट होगा इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कुछ और हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्ट से नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन के तीन मेजर फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास कौन सा है? मटेरियल का। दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा है? लेबर का। और तीसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा है? ओवरहेड का। अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड मटेरियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल हमें किसे कहते हैं? द सब्सटेंस और स्टफ विच इज यूज टू प्रोड्यूस एनीथिंग। कोई भी सब्सटेंस या स्टफ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मटेरियल का नाम दिया जाता है। अगर एक फर्नीचर की बात करते हैं तो उसमें सब्सटेंस कौन सा यूज किया जाता है? उस सब्सटेंस को हम लोग वुड का नाम देते हैं। अगर हम लोग किसी आयरन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसका सब्सटेंस या स्टफ क्या है? आयरन है। उसका मतलब ये हमारा मटेरियल है। अब मटेरियल को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसके दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मैं दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं और प्रोडक्ट को देखने के बाद अगर हम कहते हैं कि जो इस प्रोडक्ट के अंदर मेजर फिजिकल अपीयरेंस जिस चीज की होगी, दैट विल बी क्वालिफाइड एज अ डायरेक्ट मटेरियल।
और लेस फिजिकल अपीयरेंस एंड सम टाइम नो फिजिकल अपीयरेंस, वो हमारे लिए क्या क्वालिफाई होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल क्वालिफाई होगा। लाइक आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर। तो इसमें जो आपको मेजर फिजिकल अपीयरेंस कौन से स्टफ की नजर आ रही है, प्लास्टिक, तो इसका मतलब ये हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल इसमें प्लास्टिक है। अब इसमें लेस फिजिकल अपीयरेंस और वो किस चीज की है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में चला जाता है। लाइक इंक की बात कर लेते हैं, तो इंक भी इसके अंदर यूज होती है, तो वो हमारा किस में चला जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल में। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये है। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये भी होता है कि ऐसा मटेरियल जिसने प्रोसेस होना है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है, वो मटेरियल हमारे लिए डायरेक्ट है। और वो मटेरियल जिसने प्रोसेस होना है लेकिन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होना, बल्कि उसने एबॉलिश हो जाना है, उसने क्या होना है, राइट ऑफ हो जाना है, यानी कि वो सिर्फ प्रोसेसिंग में अपना रोल प्ले करता है और उसके बाद वो राइट ऑफ होता है, वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। लाइक मैं कहता हूँ आपकी पावर लूम चल रही है, तो पावर लूम को चलाने के लिए अगर आपको फ्यूल रिक्वायर्ड है, तो पावर लूम पे जो धागे चल रहे हैं वो तो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि उसमें तो कपड़ा बनना है। लेकिन अगर उसी पावर लूम को चलाने के लिए आपने जो फ्यूल इस्तेमाल किया, तो वो फ्यूल कौन सा मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, क्योंकि उसमें प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद वो कस्टमर को ट्रांसफर नहीं हुआ, वो किसी गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए फिर क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल का रेफरेंस का भी यहाँ पर डिस्कस हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं लेबर। अगला फैक्टर हमारे पास है लेबर का। लेबर का मतलब क्या है, हमारे पास द सब्सटेंस, सॉरी, लेबर इज अ फोर्स। लेबर एक क्या है, एक फोर्स है जो कि क्या करती है, मटेरियल को कन्वर्ट करना जानती है किसके अंदर, फिनिश गुड्स में और सेमी फिनिश गुड्स में। देखो की बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, द फोर्स हु कन्वर्ट्स द मटेरियल इनटू फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स, उसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, लेबर का नाम दे दिया। अब लेबर की हमारे पास दो टाइप्स फर्दर आगे आती हैं, एक डायरेक्ट लेबर है और एक इनडायरेक्ट लेबर है। वो लेबर जो अपने हाथों से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी करती है, उस लेबर को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट लेबर का। और वो लेबर जो फैक्ट्री में तो मौजूद है बट अपने हाथों से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कर रही, प्रोडक्शन में अपना इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रही होती है। लाइक हमारे फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स हैं, हमारे फैक्ट्री मैनेजर है, हमारे फैक्ट्री का स्टोर कीपर है, हमारे वेयर हाउस का है, गार्ड है, स्टोर कीपर है। तो ये सारे वो लोग हैं जो फैक्ट्री में डायरेक्टली तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर क्वालिफाइड एज अ इनडायरेक्ट लेबर। और जो वो मेन कोर लेबर हमारे पास जो आती है, जो अपने हाथों से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी कर रही है, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, डायरेक्ट लेबर का नाम। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास अगला फैक्टर हमारे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। अब फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करते हैं तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। वर्डिंग बड़ी गौर से सुनिएगा मेरी। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर, they both will also become the part of FOH. Indirect material and indirect labor will also become the part of FOH. तो फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करते हैं तो all expenses of the factory other than direct material and direct labor, तो इसके अलावा दोनों मटेरियल और लेबर के, डायरेक्ट लेबर और मटेरियल के अलावा जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे, that will be qualified as a FOH. अब FOH को भी आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं या दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक FOH अप्लाइड है और एक FOH एक्चुअल है। अब होता ही है बेटा बात का कि हमने जब अपने प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हमने पहले से कुछ कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है। हमने पहले से कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है कि हमारा कितने का मटेरियल लगेगा, कितने की लेबर लगेगी, कितने का एफर्ट्स लगेगा। तो हम लोग फिर सम टाइम क्या करते हैं, अपना कॉस्ट एक्सपीरियंस को बेस बनाते हुए हम एक वैल्यू ऑफ एफओएच पहले से डिटरमिन कर लेते हैं। तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एफओएच अप्लाइड, यानी कि हम प्रोडक्शन का जो बजट पहले से बना रहे हैं, हम उसमें अपने पास से एक वैल्यू अज्यूम करते हैं एफओएच की बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस को बेस बनाते हुए हम लोग फिर जो एफओएच अप्लाई करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एफओएच अप्लाइड। और एक्चुअल एफर्ट्स कौन से होते हैं कि हमें पहले तो पता नहीं चल सकते। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन होती जा रही है वैसे वैसे हम अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाते जा रहे हैं। फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, फैक्ट्री का बिजली का बिल है, फैक्ट्री का गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, पानी का बिल है, फैक्ट्री के मैनेजर्स की सैलरीज हैं, सुपरवाइजर्स की सैलरीज हैं, इनडायरेक्ट लेबर की पेमेंट है, इनडायरेक्ट मटेरियल की पेमेंट्स हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, फ्यूल वगैरह अगर हमने कोई यूज किया तो उसकी बात हम कर रहे हैं, वेयर हाउस का एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मतलब फैक्ट्री के नंबर ऑफ एक्सपेंस होते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपेंस होते जा रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं और एक लिस्ट बनती जा रही है और उस लिस्ट को फाइनली हमने किस चीज का नाम दे दिया, एफओएच एक्चुअल का हमने इसको नाम दे दिया। पॉइंट समझ आ गया जी बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। द वर्ड प्राइम मीन्स, प्राइम कॉस्ट का मतलब है, ये वर्ड कहां से निकला है, प्राइमरी कॉस्ट से। प्राइमरी का मतलब होता है वो बेसिक एंड इनिशियल कॉस्ट
जिसके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास इसमें दो कॉस्ट आती हैं जिसको मिलाकर प्राइम कॉस्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ये दोनों अगर आपस में मिला लिए जाएं तो ये क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। ठीक हो गया बेटा जी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कन्वर्जन कॉस्ट। वो कॉस्ट जो मटेरियल को कन्वर्ट करना जानती है, वो कौन सी कॉस्ट होगी, डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मटेरियल को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम फिर क्या नाम देते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट का नाम दिया जाता है इसको। फिर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इसको टोटल कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में फिर आपने क्या करना होता है कि अपने तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्लस कर लेना, लाइक डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। अब याद रखिएगा, now onward, whenever I will use the word of material, it means that direct material, and whenever I will use the word of direct labor, then it will be a direct labor. मटेरियल का वर्ड लूंगा तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, लेबर का वर्ड यूज करूंगा तो वो डायरेक्ट लेबर होगी। देन वेयर द इनडायरेक्ट मटेरियल एंड वेयर इनडायरेक्ट लेबर बोथ विल बिकम द पार्ट ऑफ एफओएच। तो उसको हम एफओएच में डिस्कस करेंगे, उसको हम सेपरेट डिस्कस नहीं करते, इसलिए याद रखिएगा। अब ऑनवर्ड पूरी मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं जब भी मटेरियल का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल होगा, और जब भी लेबर का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब डायरेक्ट लेबर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास एक टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोग्रेस का टर्म भी इसमें यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड। ये कौन सी टर्म है कि जब हमारा प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, कुछ मटेरियल हम पुट अप कर चुके हैं, कुछ लेबर पुट अप कर चुके हैं, और कुछ एफर्ट्स हम पुट अप कर चुके हैं, और अभी हमारा प्रोसेस इनकम्प्लीट है। अभी ना तो मटेरियल पूरा किया आप लोगों ने, ना हमने लेबर पूरी की है, ना भी हमने एफर्ट्स पूरा किया है। या समटाइम ऐसा होता है कि मटेरियल पूरा हो चुका है लेकिन लेबर ने भी काम पूरा नहीं किया हुआ। समटाइम ऐसा होता है कि एफर्ट्स में काम अपना पूरा नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब फिर प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें तीनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी अगर हमारा इनकम्प्लीट है अभी, तो वो हमारा वर्क इन प्रोसेस है, वो अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है कि फाइनली जो प्रोडक्ट यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो फाइनली प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता चलो, अगर हमारा बिजनेस सेमी फिनिश गुड्स बनाता है और हम उसको सेमी फिनिश कंडीशन में ही सेल कर देते हैं, तो हमारे लिए वो फिनिश गुड्स ही होगी। और अगले किसी बिजनेस जिसने हमारे से वो प्रोडक्ट परचेज करके उसके ऊपर फर्दर काम करना है, तो उसके लिए वो क्या होगी, फिर उसके लिए वो रॉ मटेरियल होगा उसका। मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। आप लोगों ने इत्तेफाक हुआ कभी मार्बल की बात, मार्बल अगर आपने कभी देखा है तो मार्बल जहां पर स्लैब्स में कटिंग होता है और कटिंग होने के बाद अगर वो मार्केट में आ जाता है तो ये हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स। मार्बल कटिंग होने के बाद मार्केट में आता है तो ये हमारे लिए क्या है, सेमी फिनिश। लेकिन उस प्रोडक्ट, उस फैक्ट्री के लिए वो फिनिश गुड्स होगी। लेकिन फिर आगे जो टाइल्स बनाते हैं या वट एवर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मार्बल बनती हैं, वो लोग फिर उससे क्या करते हैं कि मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स उनसे परचेज करते हैं, उनके लिए वो रॉ मटेरियल है, और फर्दर वो उनके ऊपर काम करते हैं और अपनी फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। इसका मतलब फिर याद रखिएगा कि फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हैं, लेकिन जिस हम प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वो अगर यूनिट अगर सेल करता है तो जिस कंडीशन में यूनिट सेल किया जाता है, दैट कंडीशन विल बी क्वालिफाइड एज अ फिनिश गुड्स, और उसको कंप्लीट यूनिट का नाम दिया जाता है। उसके बाद दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास और आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसको प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पीरियड कॉस्ट होती हैं। अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट हमारे पास क्या है, वो कॉस्ट जिसको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स मेजर किया जा सके। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एक यूनिट के अंदर कितना मटेरियल लगा है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मटेरियल का जितना वेट होगा, जितने ग्राम मटेरियल होगा, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर सकता हूँ। इस पर कितनी लेबर लगी है, मैं इस पर टाइम कैलकुलेट करूंगा कि अगर हाफ आवर लेबर ने इस पर काम किया है तो हाफ आवर के हिसाब से जो हमने रेट पे किया होगा हम उसमें लेबर मैयर कर सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट जो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मैयर की जा सकती हो कि पर यूनिट के ऊपर वो कॉस्ट कितनी लगी है, तो उस कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम देते हैं। लेकिन बात आती है पीरियड कॉस्ट की, तो पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड मैयर की जाए, जो यूनिट के अंदर मैयर नहीं की जा सकती। क्या आप में से को मुझे ये बता सकता है कि इस एक मार्कर के ऊपर इस फैक्ट्री का कितना रेंट लगा था? तो रेंट एक ऐसी चीज है जो यूनिट्स के हिसाब से मेजर नहीं होती, बल्कि एक टाइम पीरियड के लिहाज से मेजर होता है।
मैनेजर को अगर हमने सैलरी पे की है तो मैनेजर की सैलरी अकॉर्डिंग टू यूनिट्स नहीं होती, मैनेजर की सैलरी पूरे मंथ की होती है। तो फिर इसका मतलब ये वो कॉस्ट है जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेजर नहीं की जा सकती, बल्कि ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेजर होती है। तो इन कॉस्ट को फिर हम किस चीज का नाम देते हैं, पीरियड कॉस्ट का नाम दिया जाता है। फिर हमारे पास एक डायरेक्ट कॉस्ट आती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास सिर्फ दो कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट इसके साथ साथ डायरेक्ट लेबर। वो कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसको भी मैं आप टू सम एक्सटेंट यही कहूंगा कि जो यूनिट के अंदर अकॉर्डिंग टू द यूनिट जिसको कैलकुलेट किया जा सके, वो कॉस्ट हमारी कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि अप टू सम एक्सटेंट प्रोडक्ट कॉस्ट को ही डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दिया जा सकता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्टिंग होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर बाजू पर नजर नहीं आती, लेकिन उसने अपना रोल प्ले किया होता है। इसमें फैक्ट्री के रेंट ने भी अपना रोल प्ले किया हुआ है, इसमें फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी ने भी अपना रोल प्ले किया हुआ है, इसमें फैक्ट्री के बिजली के बिल ने भी अपना रोल प्ले किया हुआ है, इस पे पानी के बिल ने भी अपना रोल प्ले किया हुआ है। इट मींस दैट कि ये सारी कॉस्टिंग हमारे पास कौन सी होंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वालिफाई होगी। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट विल बी क्वालिफाइड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, इसको हम एफओएच का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात ये भी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट दैट विल रिमेन फिक्स, हैव नो कंसर्न विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है, एक यूनिट प्रोड्यूस करें, 10 यूनिट करें, लाख यूनिट करें, द कॉस्ट ऑफ द दैट कॉस्ट व्हिच विल रिमेन सेम इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री का रेंट है, एक यूनिट बनाएंगे तो भी उतना ही देना है, 1000 बना लेंगे तो भी उतना ही देना है, लाख यूनिट बना लेंगे तो भी उतना ही देना है। इसका मतलब ये वो कॉस्ट है दैट विल रिमेन फिक्स, हैव नो कंसर्न विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इसके ऑपोजिट होती है, दैट वेरी, जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस। हायर द क्वांटिटी प्रोड्यूस, हायर विल बी द कॉस्ट, lower the quantity produced, lower will be the cost. Like material cost is a purely example of variable cost. जितने ज्यादा यूनिट बनाऊंगा मुझे उतनी ज्यादा मटेरियल कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, जितने कम यूनिट्स बनाऊंगा उतनी कम मटेरियल कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट जो अपने आप को वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट का नाम दे दिया। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास मिक्स कॉस्ट या जिसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। अब इसके अंदर दोनों फीचर मिक्स होते हैं, फिक्स का भी और उसके साथ साथ वेरिएबल का भी। दोनों फीचर उसमें हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स का फीचर भी उसके अंदर शामिल है और उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट का फीचर भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि जब ये कॉस्ट स्टार्ट होती है तो अप टू द सम एक्सटेंट स्टार्टिंग के अंदर इसका एक पोर्शन फिक्स होता है, और उसके बाद ये कॉस्ट आगे आपकी क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता होता हूँ कि अगर हम 100 का एक मोबाइल कार्ड चार्ज करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली डायरेक्टली 11 रुपीज की रिडक्शन, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट, without any even single call, even a single message, even single package, not even a single package, not even a single call, not even a single message, तो आपने वो 11 रुपीज फेस करने ही करने, वो आपकी फिक्स कॉस्ट। और इसके बाद जो आगे फर्दर कॉस्ट है दैट विल डिपेंड, दैट विल बी वेरिएबल, डिपेंड ऑन योर कॉलिंग, डिपेंड ऑन योर पैकेजिंग, डिपेंड ऑन योर टेक्सटिंग, तो वो हमारे पास फिर वेरिएबल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स कॉस्ट, जिसमें दोनों बिहेवियर आते हैं। फिर इसके बाद मैंने एक यहाँ पर यूज किया स्टेप कॉस्ट, इसमें भी वेरिएबल और फिक्स दोनों आते हैं, लेकिन फिर स्टेप में और मिक्स में क्या फर्क है, मिक्स में फिक्स से स्टार्ट हुआ और एक स्पेसिफिक लिमिट तक जाकर वो फिक्स रहा, उसके बाद वो वेरिएबल हो गया, और फिर वो कॉन्स्टेंटली आगे वेरिएबल ही रहेगा, वो फिर वापस फिक्स में नहीं आ सकता। लेकिन स्टेप कॉस्ट में ये होता है कि फिक्स वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल एक स्टेयर्स की तरह काम करता है। अगर मैं इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन लूं तो ये इस तरह स्टेयर्स की तरह काम करेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक लेवल तक इट विल रिमेन फिक्स, सडन वेरिएबल, अब स्पेसिफिक रिमेन फिक्स, सडन वेरिएबल, फिक्स, सडन वेरिएबल। ये चीजें हमारे पास किसमें आ जाती हैं, स्टेप कॉस्ट के अंदर आती हैं हमारे पास। पॉइंट समझ आ गया। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, एक बिजली के बिल के अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 200 यूनिट तक उसका रेट क्या चलता है, सेम, दैट रिमेन फिक्स। जैसे ही आपका 201 यूनिट होते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 200 यूनिट से 300 यूनिट है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं इसका पता, कि 200 यूनिट तक एक स्पेसिफिक रेट चलता है। जैसे ही 201 यूनिट होते हैं फॉरन सडन हमारी कॉस्ट इंक्रीज करती है, फिर आगे कांस्टेंट रहती है, फिर सडन इंक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है, और ये बिहेवियर हमारा इसके अंदर चलता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, स्टेप कॉस्ट का नाम देते हैं। फिर आगे कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये संक कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो हमारी वेस्ट हो जाती है, कॉस्ट, वो कॉस्ट हमारी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। यानी कि रिसर्च कॉस्ट हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जहां पर हमारे रिसर्चर डेली बेसिस पर रिसर्च कर रहे हैं। लाइक आज के हम कोविड के ऊपर अगर बात करते हैं तो डिफरेंट लैब्स के अंदर कोविड के ऊपर काम हो रहा है। अब वहां पर रिसर्चर खड़े हैं, उनको पे किया जा रहा है, वहां पर रिसर्च लैब के फिजिकल एक्सपेंसेस हैं, वहां पर जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, वहां पर जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, डेली बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब जितना पैसा हमारा जाया होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड
सम कॉस्ट, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सम कॉस्ट का नाम दे दिया। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है बेटा जी, इसकी बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये होता है कि जब व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस, जब आपके पास दो ऑप्शन होती हैं और अगर आप किसी एक चीज को गिव अप करके दूसरी चीज को पिक करते हैं, तो जो बेनिफिट आपने गिव अप कर दिया, उस बेनिफिट को गिव अप करने को आपने क्या नाम दे दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दिया। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके रिसीवेबल्स हैं, तो आपके रिसीवेबल्स डेफिनेटली वो आपकी कॉस्ट है, क्योंकि आपने वो जो पैसा अपना रिसीवेबल में फंसाया हुआ है, अगर वो पैसा आपको मिल जाए तो उस पैसे को आप कहीं पर इन्वेस्ट करके वहां से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को क्या किया, मिस किया और अपना पैसा रिसीवेबल में लगा के रखा। तो जो बेनिफिट आपने यहाँ पर अपनी इन्वेस्ट करके पैसा कमाने वाला गिव अप किया, तो वो सारा पैसा जो आपने गिव अप किया, जो बेनिफिट आपने गिव अप किया, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास आता है। क्लियर होगी बात जी? तो यहाँ पर मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज फ्यू सेकंड्स रिमेनिंग, हमारे पास मीटिंग खत्म होने के लिए कुछ सेकंड्स रिमेनिंग है, ठीक हो गया जी? तो बाकी मैं इससे अगली मीटिंग में आपके साथ कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।